नमस्कार भावी शिक्षकों। स्टडी फॉर टेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा देने में कार्यरत होंगे। आज की ये वीडियो 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। इससे पहले की वीडियोस में हमने 2015 से 2018 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों पर डिस्कस किया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2019 का जो लेवल था क्वेश्चंस का वो क्या था, और जिन्होंने तैयारी पूरी कर रखी है वो अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि उनसे क्वेश्चन किस हद तक सॉल्व हो रहे हैं और कहाँ पर उन्हें समस्या आ रही है। ठीक है, जिससे वो अपनी समस्याओं को कम कर सके और पेपर में बेहतर स्कोर कर सकें। चलिए देखते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन कौन सा है। प्रश्न एक कहता है कि सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन कब चली थी। ठीक है, कब चली थी ये तो दिया हुआ है, कहां से कहां तक चली थी ये हमें ऑप्शन में बताना है। ठीक है, बंबई से थाने के बीच, कलकत्ता से अलीपुर के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच या बंबई से पुणे के बीच। तो बेटा भारत की जो पहली ट्रेन थी वो चली थी 16 अप्रैल को। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को चली थी और ये चली थी बंबई से ठाणे की तरफ। ठीक है, जिसकी टोटल दूरी जो थी बेटा वो 34 किलोमीटर की थी। ठीक है, बंबई से ठाणे के बीच चली थी और 34 किलोमीटर के बीच इसकी डिस्टेंस थी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है सोनपुर में, पुष्कर में, नासिक में या हरिद्वार में। ठीक है, तो प्रश्न दो का जो बेटा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है। ठीक है, कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक है बेटा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है, जिसकी डेट कम से कम नवंबर या दिसंबर में आती है। ठीक है बेटा, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, सॉरी, पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है। और कार्तिक पूर्णिमा को लगता है जो नवंबर या दिसंबर में पड़ता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद मतलब एनआईसी की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1961 में हुई थी, जो काम करती है अनेकता में एकता के सिद्धांत पर। ठीक है, अनेकता में एकता के सिद्धांत पर काम करती है एनआईसी, और जियो जिसका स्थापना वर्ष 1961 है, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, बात समझ में आ गई। प्रश्न तीन क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न चार की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? देखिए मुझे लगता है कि आपको सारे ये जो मौलिक अधिकार हैं वो आपको पता होने चाहिए। कितने मौलिक अधिकार हैं बेटा? छह मौलिक अधिकार हैं, और इन छह मौलिक अधिकारों से आपको पूर्णतः अवगत होना है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। पहला आता है समानता या समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच होता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में आता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 फॉलो करता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है बेटा कि समता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में हुआ है? तो समता का यानी समानता का के अधिकार का अनुच्छेद 14 से 18 के बीच फॉलो होता है, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए प्रश्न पांच देखिए। किस देश में लचीला संविधान लागू है? लचीला संविधान, लचीला संविधान से आशय क्या है बेटा? जिसको आसानी से संशोधित किया जा सके। ठीक है, आसानी से संशोधित किया जा सके। ठीक है, आसानी से संशोधित किया जा सके। और ऐसा जो संविधान है वो कहाँ पर है बेटा? यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान देखने को मिलता है। और लचीला संविधान से मतलब क्या है कि उसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। ठीक है, कठोर और लचीला दोनों है। बात समझ में आ गई। ये भारत का संविधान है, कठोर और लचीला। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? ठीक है, रेनडियर गर्म मरुस्थल में पाया जाता है, मानसून में पाया जाता है, टैगा में या टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है? तो रेनडियर आप सभी जानते हैं बेटा, टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है, जहां के लोग उसको कैसे यूज करते हैं? एज अ परिवहन। ठीक है, एज अ परिवहन या फिर माल ढुलाई के काम आता है। ठीक है, माल ढुलाई के काम आता है कौन? रेंडियर टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है तो बाकी सारे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। तो उसके लिए आपको दिखा देते हैं थोड़ा डीपली। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में आता है बेटा सवाना, कंपास, लानोस। ठीक है, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल में पंपास, प्रेरी, वेल्ड, स्टेपी या डाउन्स। ठीक है, ये सारे आपको याद कर लेने हैं बेटा, मैं ऐसे ही नहीं दिखा रहा हूं, आप सबको याद कर लेना है, लिख लेना है कॉपी पर। शीतोष्ण घास प्रदेश आपसे पूछा है, तो शीतोष्ण घास प्रदेश में ये सारे आते हैं, जो कि डाउन्स, कंपास, प्रेयरी और पंपास। इसमें पंपास है, प्रेयरी है और डाउन्स भी है, लेकिन इसमें कहीं पर भी कंपास नहीं है। ठीक है, कंपास कहाँ पर है? ये उष्ण कटिबंधीय का है, इसलिए कंपास इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि नहीं वर्ड नहीं देखेंगे तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये उनके जगहों के नाम है। सवाना कहाँ मिलता है बेटा? पूर्वी अफ्रीका। कंपास ब्राजील में। लानोस वेनेजुएला। ठीक है, पंपास अर्जेंटीना। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। स्टेपी मध्य एशिया और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। चलिए प्रश्न 8 देखिए, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप यानी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, एशिया या फिर अफ्रीका या यूरोप? ठीक है, तो बृहत्तम महाद्वीप की बात करें तो आप सभी जानते हैं बेटा, एशिया जो है वो सबसे बड़े महाद्वीपों में आता है, क्योंकि इसमें कई देश शामिल हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? और ये कहाँ पर स्थित है बेटा? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर? पूर्वी गोलार्ध में, यानी अगर आप ग्लोब देखेंगे वहां पर पूर्वी गोलार्ध ढूंढेंगे तो आपको एशिया जो है वो देखने को मिल जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन अगली बार ऐसे ही पूछ ले कि पूर्वी गोलार्ध में स्थित बृहत्तम महाद्वीप बताइए, या बृहत्तम महाद्वीप की स्थिति का क्या होगी। बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, इससे तो आपको पता होना चाहिए। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, थार मरुस्थल में, उत्तराखंड में या फिर झारखंड में? ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो था बेटा वो विवादित था। इसमें दो आंसर सही थे और आयोग ने भी दो आंसर इसके सही दिए हैं। इसका आंसर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी थारू जनजाति पाई जाती है और थार मरुस्थल में भी ये जनजाति देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए दोनों ही ऑप्शन सही थे। विभाग ने भी, आयोग ने भी इन दोनों को सही माना है। ठीक है, चलिए प्रश्न 10 देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या ओडिशा में? भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र की अगर बात करें तो बेटा ये स्थित है कहां पर? झारखंड में। कहां पर? झारखंड में। ये भारत का फर्स्ट इस्पात संयंत्र है बेटा, इस्पात संयंत्र है। ठीक है, ये भारत का पहला इस्पात संयंत्र है जो मुख्यतः रेलों का उत्पादन करता है। ठीक है, रेलों का उत्पादन करता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? 1955 में हुई थी। ठीक है, बात समझ में आ गई? भारत का पहला इस्पात संयंत्र है जो मुख्यतः किसका उत्पादन करता है? रेलों का, और इसका उद्घाटन 1955 में किया गया था, जो कि झारखंड में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र, झारखंड। ठीक है, अगर देखिए आप अच्छे से सुन भी रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा और आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं बचेगी। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में या फिर लोकसभा में? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की बात अगर हम करते हैं बेटा, तो महिलाओं के लिए हर स्तर पर 1/3 से ज्यादा सीटों पर आरक्षण दिया गया है या आरक्षण तय किया गया है सभी सीटों पर। ठीक है, लेकिन
भारत में अगर बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं में इनका आरक्षण की व्यवस्था की गई है 1/3 से अधिक सीटों में। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, प्रश्न 12 कहता है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या आयु होनी चाहिए? 45 वर्ष, 50 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? राज्य के राज्यपाल के लिए बेटा, ठीक है, तो राज्य के राज्यपाल के लिए अगर हम कम से कम यानी मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज 35 होनी ही चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष की आयु एक राज्यपाल की अवश्य होनी चाहिए, ये अनिवार्यता है। प्रश्न 13 देखिए कि हमें क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भारतीय संघ, इसमें से कोई एक होगा, राज्य, नगर निगम और ग्राम पंचायत। ये हमें लगता है उनके हेड के बारे में बात कर रहा है कि भारतीय संघ का हेड कौन होगा, राज्य का हेड कौन होगा, नगर निगम का कौन होगा और ग्राम पंचायत का कौन होगा। तो भारतीय संघ का मतलब क्या है बेटा, पूरे भारत देश की बात हो रही है, तो सरपंच तो किसी ग्राम वगैरह के होते हैं, है ना, राज्यपाल राज्य के होते हैं, मेयर नगर निगम के होते हैं, तो प्रधानमंत्री ही जो है बेटा वो क्या होंगे, भारतीय संघ के हेड होंगे। राज्य से कौन संबंधित है बेटा, आप जानते हैं राज्यपाल संबंधित हैं। नगर निगम से मेयर, नगर निगम के हेड को मेयर कहते हैं, और ग्राम पंचायत से सरपंच, सॉरी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पहले का पहला होगा, यानी इसमें देखो पहले का पहला किसमें है, ए का फर्स्ट यानी इसमें दे रखा है, और सेकंड का थर्ड इसी में है, और थर्ड का फोर्थ इसमें ही है, और फोर्थ का फर्स्ट सेकंड। ऑप्शन बी जो है बेटा वो फॉलो कर रहा है इसको। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए एक बार। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल, नगर निगम के मेयर और ग्राम पंचायत के सरपंच। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा बी जो है वो मैच कर रहा है एकदम कंप्लीटली। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? अनुच्छेद 356 का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो बेटा अगर अनुच्छेद 356 की बात करें तो अनुच्छेद 356 जो है सबसे पहले होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसी राज्य की संवैधानिक तंत्र की सफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में, विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाने, राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान, ठीक है। अगर अनुच्छेद 356 क्या कहता है कि किसी भी राज्य के संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो गया है तो उस स्थिति में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान होता है। और सबसे पहले जो यूज किया गया था बेटा वो किया गया था केरल में 1959 में। ठीक है, ये एकदम याद रखने वाली बात है, ऑथेंटिक सी चीज है, यू हैव टू लर्न इट एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर या उपर्युक्त सभी? ठीक है, तो चुंगी कर भी नगर निगम लगाता है, गृह कर भी जिसने जमा किया है हाउस टैक्स वो जानता है, एंटरटेनमेंट टैक्स इज ऑल्सो टेकन बाय द नगर निगम। ठीक है, तो उपरोक्त सभी है इसका राइट आंसर। प्रश्न 15 का ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, संसार की सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? लैंटाना कैमरा, जलकुंभी यानी इकॉर्निया कॉस्पिस, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, ठीक है, यानी गाजर घास बात करें, सिंडोन डैक्लिटोन, ठीक है, डैक्टिलोन, दूब घास जिसको बोला जाता है। ठीक है, इन सभी में से अगर हम बात करें कि बंगाल का आतंक कौन है, तो बंगाल का आतंक जो है बेटा वो जलकुंभी है, कॉर्निया क्रॉसपस। ठीक है, ऐसा क्यों है, ये क्या करती है बेटा, ये जो जल में पाई जाती है तो जल से ऑक्सीजन खींच लेती है। जल से क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन खींच लेती है, और जब जल से ऑक्सीजन खींच लेगी तो उसमें उपस्थित जो जलीय जीव हैं, मछली वगैरह, वो क्या होती हैं, वो मरने लगती हैं। ठीक है, जिससे लोग पैनिक हो जाते हैं, इसीलिए इसको एक नाम दिया गया है बंगाल का आतंक, इकॉर्निया क्रॉसपस। ठीक है,
जलकुंभी बोलते हैं जिसको, देखा होगा आप सबने। प्रश्न 17 कह रहा है वायरस के अजैविक यानी अबायोटिक होने का क्या लक्षण है? यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं होती, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रश्न 17 को हम थोड़ा डीपली समझेंगे, फिर इसका आंसर करेंगे। विषाणु के जैविक लक्षण क्या होते हैं? विषाणुओं को बड़े बड़े क्रिस्टलों के रूप में परिवर्तित करके निर्जीव पदार्थों की भांति बोतलों में बंद करके रखा जा सकता है। फिर भी क्रिस्टल प्रभावी अर्थात संक्रामक बने रहेंगे, यानी अगर उन्हें बोतल में बंद करके भी रख दें तो भी वो कैसे होंगे? प्रभावी होंगे और संक्रमण फैला सकते हैं। विषाणु के जैविक लक्षण कैसे होते हैं? कि वायरसों में माप, आकृति एवं संरचना के लक्षण निर्जीव वस्तुओं की भांति अनिश्चित न होकर सजीवों की भांति निश्चित एवं स्थायी होते हैं, तथा सजीव तंत्रों के संगठन में भाग लेने वाले विविध पदार्थों में से ही दो प्रमुख पदार्थ के बने होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? सजीव तंत्रों के संगठन यानी सजीव जो तंत्र हैं उनका निर्माण जिन चीजों से होता है उसी में से दो प्रमुख चीजों में से ही इनका भी निर्माण होता है, जिससे उनके जैविक लक्षण प्रकट होते हैं। अजैविक लक्षण क्या है कि अगर उन्हें हम बोतलों में बंद करके भी रख दें तो भी अगर उसको ओपन करने पर उनके जो वायरस है वो क्या होगा? प्रभावी होगा और संक्रमण फैलाने में सक्षम होगा। तो ये दोनों ही लक्षण इसमें मिलते हैं। अबायोटिक होने का लक्षण क्या नहीं है बेटा, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें वंशानुगत सामग्री जो है बेटा वो नहीं होती है। वंशानुक्रम से कोई भी बात वहां पर नहीं की गई है। यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये तो बिल्कुल भाई गलत बात हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है बेटा वो सही हो जाएगा। अजैविक होने का लक्षण, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं है। अजैविक पूछ रहा है, ठीक है, जैविक नहीं। जैविक प्रजनन करते हैं, प्रोटीन होता है उनमें और क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं उनके नाम बताइए। ठीक है, पादप हार्मोन जो फलों को पकने में सहायता करते हैं। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन या ऑक्सिन। फलों को पकाने के लिए जो पादप हार्मोन जवाबदेही है जिसकी, वो है इथाइलिन। ठीक है, पादप हार्मोन को फलों को पकाने में सहायता करता है इथाइलिन। ये कैसी अवस्था में पाया जाता है बेटा? गैसेस में, गैसेस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में होता है और एक पादप हार्मोन है ये। ठीक है, याद रखिएगा। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वो क्या होता है? राइजोबियम, क्लस्ट्रेडियम, एजोबैक्टर या वीब्रियो। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण अगर जो करता है बेटा वो होता है क्लस्ट्रीडियम। ठीक है, क्लस्ट्रीडियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जरूरी होता है। ठीक है, जो पॉजिटिव रॉड, पॉजिटिव रॉड की शेप का होता है। ठीक है, एक बैक्टीरिया, पॉजिटिव रॉड की शेप का एक बैक्टीरिया होता है जो स्वतंत्र रूप से भूमि में रहता है। ठीक है, अवावीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। ठीक है, क्लस्ट्रीडियम क्या होता है बेटा? पॉजिटिव रॉड शेप का एक बैक्टीरिया होता है जो स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवावीय जीवाणु है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। क्लस्ट्रीडियम। बात समझ में आ गई? किस प्रकार का डीएनए सामान्य रूप से कोशिकाओं में पाया जाता है? किस प्रकार का डीएनए बेटा सामान्य रूप से कोशिकाओं में पाया जाता है? तो बेटा वॉटसन एवं क्रिक ने जो मॉडल दिया था, वॉटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए की संरचना प्रस्तुत की थी वो थी बी डीएनए। ठीक है, बी डीएनए संरचना जो है वो प्रस्तुत करी थी। तो किस प्रकार का डीएनए सामान्य रूप से कोशिकाओं में पाया जाता है? तो बी डीएनए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 का सी डीएनए, सॉरी 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 सी डीएनए। ठीक है, सी डीएनए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार का डीएनए सामान्य रूप से कोशिकाओं में पाया जाता है? तो सी डीएनए पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? ल्यूकन, इचिनस, यूप्लेटका
सॉरी यूप्लेक्टेला या फिर काइटिन। ठीक है, तो अचल जीव की अगर बात करें बेटा, तो अचल जीव काइटन होता है। ठीक है, इमोबाइल एनिमल जो है वो काइटन होता है। समझ में आ गया? यह पेरिफेरा संघ का जंतु है। कैसा है? पेरिफेरा, पेरिफेरा संघ का जंतु है ये। ठीक है, इसे वीनस के फूलों की टोकरी भी बोला जाता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, वीनस के फूलों की टोकरी इसका उपनाम है। किसका? काइटन का। वीनस के फूलों की टोकरी, काइटिन, जो कि एक अचल जीव का उदाहरण है। ठीक है, प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या होती है? ठीक है, प्रोटीन अणुओं की इकाई वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, विटामिन या फिर ग्लूकोज। तो प्रोटीन अणुओं की अगर इकाई यूनिट की बात करें तो बेटा अमीनो अम्ल होती है। ठीक है, लगभग 20 अमीनो अम्ल सभी प्रोटीनों में पाए जाते हैं। 20 अमीनो अम्ल। ठीक है बेटा, 20 अमीनो अम्ल सभी प्रोटीन में पाए जाते हैं। ठीक है, एमिनो एसिटिक अम्ल सबसे सरल अमीनो अम्ल होता है। कौन सा? CH2NH2 और COOH। ठीक है, यह है अमीनो एसिटिक अम्ल जो सबसे सरल अमीनो अम्ल होता है। कैसा? सबसे सरल अमीनो अम्ल होता है। बात समझ में आ गई? सबसे सरल होता है। ठीक है, इसे ग्लाइसिन कहते हैं। इसका एक उपनाम भी है, ग्लाइसिन। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया कि सभी 20 अमीनो अम्ल जो होता है वो सभी प्रोटीनों में पाया जाता है, और सबसे सरल संरचना अमीनो एसिड की कौन सी है? CH2NH2COOH, जिसका नाम है अमीनो एसिटिक एसिड। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? लवक, रिक्तिकाएं, तारककाय या कोशिका भित्ति? प्रश्न 23। तो कौन सा अंधक पादप कोशिका में नहीं होता बेटा? तो पादप कोशिका में तारक काय जो है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, प्रश्न 23। ये कैसी कोशिका है बेटा? ये एक जंतु कोशिका है। कैसी है? जंतु कोशिका है। और जंतु कोशिका आप जानते हैं कि क्या करती है बेटा? ये केंद्रक के समीप, केंद्रक के समीप कोशिका द्रव्य में स्थित होती है। ठीक है, केंद्रक के समीप कोशिका द्रव्य में स्थित होती है, लोकेट होती है। ठीक है, केंद्रक के समीप कोशिका द्रव्य में लोकेटेड रहती है, जंतु कोशिका होती है, तारककाय मिसिंग होता है पादप कोशिकाओं में। ठीक है, ये हो गया इसका राइट आंसर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए? तो आप सभी जानते हैं 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ना ही वो पीयूष ग्रंथि है, ना ही वो एड्रेनल है, और ना ही वो आग्नाशय है। यकृत जो है बेटा वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो मानी जाती है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, राज्य पक्षी, राज्य पशु, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी आपसे। तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को देखिए कि 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी बताइए? मोर, गौरैया, तोता या सारस, क्रेन? तो मुझे लगता है कि इन सभी में आप क्लियर होंगे कि सारस क्रेन जो है बेटा वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी माना जाता है। गौरैया कहाँ की है? गौरैया जो है बेटा दिल्ली की राजकीय पक्षी है ना? हाँ, ठीक। मोर आपको पता है हमारा नेशनल बर्ड है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कि राजकीय पशु क्या होता है बेटा? बारहसिंघा है उत्तर प्रदेश का। राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस क्रेन, अभी आपने जिसको पढ़ा। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। और राजकीय पुष्प किसको मानते हैं बेटा? पलाश। ठीक है, मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, जबकि गौरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी है। देखिए, अभी मैंने आपको यहाँ बताया गौरैया कहाँ का है? दिल्ली का राष्ट्रीय पक्षी है। बात समझ में आ गई? चलिए, ये याद कर लीजिएगा, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष और राजकीय पुष्प। ठीक है, बारहसिंघा, सारस, अशोक और पलाश। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा किस अधिवास में
शामिल है? रेखीय, ग्रामीण, अपखंडित या नगरीय? तो पूर्वा जो बेटा अगर हम बात करें, ये रेखीय अधिवास में शामिल हैं। ठीक है, रेखीय अधिवास में इनको शामिल किया जाता है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? अपलेशियन, यूराल, किलिमंजारो या अरावली? ठीक है, तो ज्वालामुखी पर्वत बेटा किलिमंजारो आपने सुन रखा होगा, अगर पढ़ा है पर ज्वालामुखी पर्वत के बारे में। यह कहाँ पर स्थित है बेटा? तंजानिया में। कहाँ पर है? तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। निष्क्रिय ज्वालामुखी, बात समझ में आ गई? तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है किलिमंजारो। ठीक है, एलिफेंटा द्वीप अब स्थित है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है बेटा? आप सभी जानते हैं, गोवा में स्थित है। इसमें ज्यादा कोई डिस्कस करना ही नहीं है। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है 50 से 150 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर या 100 से 200 सेंटीमीटर। तो मानसून वन कहाँ पाए जाते हैं बेटा? जहां पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। इनका एक उपनाम भी है, कहां पर? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, या फिर इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसूनी वन, ठीक है, मानसूनी वन भी कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कार्बी एग्लोंग, कार्बी एग्लोंग पठार कहाँ, विस्तार कहाँ पे है? तिब्बत में, हिमालय में, प्रायद्वीप पठार में या शान पठार में? तो कार्बी एग्लोंग पठार जो है बेटा वो शान पठार का एक हिस्सा है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में मिलता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग। समझ में आ गया? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इसकी ऊंचाई लगभग बेटा कितनी होती है? इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई 300 से 400 मीटर तक होती है। ठीक है, शान पठार का हिस्सा है। बात समझ में आ गई? 30 का डी। चलिए, ये रहे हमारे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर 2019 से रिलेटेड थे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप अपनी तैयारी एक बेहतर ढंग से कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।